देखो, पिछले दिनों भी पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर ने क्वेश्चन डाला था कि ईडी ने कितने केस किए हैं अपोजिशन लीडरों पे। वो 125 के लगभग थे और चार्जशीट कितने के खिलाफ पेश हुआ है? 3 के खिलाफ। ये मोदी जो है सब इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग कर रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशन चाहे इलेक्शन कमीशन हो, आपने देखा महाराष्ट्र इलेक्शन में कितना बड़ा घोटाला कांग्रेस ने दिखाया। इसी तरीके से हमारे प्रिय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कल उन्होंने फेक चार्जशीट पेश किया डराने के लिए। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बाबा राव अंबेडकर जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ओपन उड़ा रहे हैं। चाहे ये कभी वक्फ बिल पे माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, कभी अपोजिशन को दबा रहे हैं, कभी अपोजिशन के लीडरों को जेलों में डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम अपोजिशन को खत्म करें, रोन डालें उनको, ताकि जो हिंदुस्तान में इन तानाशाहों के खिलाफ कोई उंगली ना उठाए, कोई इलेक्शन ना जीते। लेकिन कांग्रेस का एक एक वर्कर सोनिया गांधी के पसीने साफ करने के लिए तैयार है, उनके खून के लिए एक एक खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है, राहुल गांधी के लिए खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है। हम सब सड़कों पे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक पूरी जंग लड़ेंगे। और इस तानाशाह सरकार को जब तक जमीन पे नहीं उतारेंगे तब तक कांग्रेस का एक एक वर्कर ये जंग लड़ता रहेगा। और अब इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा क्या है जो पूरी कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतर आई है। गांधी परिवार पर ईडी के इल्जामों का जाल, चार्जशीट पर सियासत फुल चार्ज। नेशनल हेराल्ड पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो नई सियासी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के नाम अपनी चार्जशीट में दर्ज कर दिए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी की पहली चार्जशीट में जो 7 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें सबसे ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। फिर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडिया कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंटाइज कंपनी को आरोपी बनाया गया है। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही नेशनल हेराल्ड केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी थी और अब चार्जशीट बताती है कि 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश की गई और इसके लिए एजेएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी पता चला कि यंग इंडिया कंपनी कोई चैरिटेबल काम नहीं करती है और 2017 में यंग इंडिया कंपनी ने 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। जनता को पता तो चले कि हो क्या रहा है देश में। आपको बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए आपको काम खड़े करने हैं। 19 लाख करोड़ रुपया देश के निवेशकों का डूब गया है पिछले 1 महीने के अंदर, और आप किस कान पे जू नहीं रेंगती। तो क्या है, मर कौन रहा है? मर तो आम आदमी रहा है, आम नागरिक रहा है ना। ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई है। ईडी के इल्जामों का जाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि चार्जशीट में कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एजेएल को पहले 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9 करोड़ 2 लाख शेयरों में बदलकर यंग इंडिया के सुपुर्द कर दिया।
किसने लूटा है भाई, मुझे कोई तथ्य बता दे। मैं केस क्योंकि सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉफिटेरिंग, कोई लैंड डील, कोई पैसा, कोई तनख्वाह, एक पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आप करार दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है, और ईडी एक ऐसा वेपन बन गई है, ऐसा हथियार बन गई है केंद्र सरकार के पास कि चाहे किसी को आप टारगेट कर दीजिए। ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। नेशनल हेराल्ड केस को बीजेपी ने 14 से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस हर बार इसे सियासत रंजिश बताती है। लेकिन इल्जामों की असल परख अब अदालत में ही होगी, जहां पहली चार्जशीट पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है।